एक लेख भारत और अरब लीग के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों की पड़ताल करता है। दूसरा लेख एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर अब खत्म हो गया है और भारत इस नई दुनिया के लिए कितना तैयार है। और तीसरा स्रोत हमें जमीन पर वापस लाता है। ये राज्यों की वित्तीय सेहत पर एक रिपोर्ट है जो दिखाती है कि देश के अंदर की नींव कितनी मजबूत है। हम देखेंगे कि कैसे चीन के साथ व्यापार से लेकर देश के लोगों के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए कानूनों तक जो हम करना चाहते हैं और जो असल में हो रहा है उसमें कितना बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते हैं कि भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और उसकी घरेलू सच्चाइयों के बीच असल में क्या रिश्ता है। शुरुआत करते हैं भारत अरब लीग संबंधों से। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत कुछ दांव पर लगा है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच 240 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा वो तो लगभग पूरी तरह से इसी क्षेत्र पर निर्भर है। बिल्कुल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% कच्चा तेल और 70% प्राकृतिक गैस यहीं से मंगाता है। और अब तो ये रिश्ता तेल और व्यापार से बहुत आगे निकल चुका है। ये गहरी एक रणनीतिक साझेदारी बन रही है। भारत ने ओमान, यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर ओमान में दुकुम बंदरगाह तक भारत की पहुंच ये हिंद महासागर में। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, खासकर जब हम चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने की बात करते हैं। और अब तो हमारी टेक्नोलॉजी भी वहां पहुंच रही है। यूपीआई और रुपे जैसे हमारे फिनटेक सिस्टम्स ये इन देशों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि ये पारंपरिक सॉफ्ट पावर जैसा नहीं है। ये सॉफ्ट पावर का एक नया रूप है। पहले हम योग और बॉलीवुड की बात करते थे, लेकिन अब भारत टेक्नोलॉजी के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बना रहा है। सोचिए, जब कोई यूएई में भारतीय यूपीआई इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं भेज रहा, वो भारतीय इनोवेशन के साथ सीधे जुड़ रहा है। सही कहा। ये एक तरह से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अलग डिजिटल जवाब है। जहां चीन सड़कें और बंदरगाह बना रहा है, वहीं भारत डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। और सऊदी अरब के विजन 2030 में भारत को 8 रणनीतिक भागीदारों में से एक के तौर पर चुना गया है। ये दिखाता है कि वो हमें सिर्फ एक तेल के ग्राहक के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य के पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये सिर्फ सऊदी अरब या यूएई की बात नहीं है। पूरा गल्फ रीजन अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाना चाहता है और उन्हें भारत में एक ऐसा पार्टनर दिखता है जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है और एक बहुत बड़ा बाजार भी। लेकिन यहीं पर हमारा दूसरा सोर्स एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है। ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जहां वैश्वीकरण के पुराने नियम वो टूट रहे हैं। हाँ, उस लेख में तो कहा गया है कि हम एक नए मर्केंटिलिज्म के दौर में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अब व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं हो रहा। अब देश व्यापार को अपनी ताकत बढ़ाने का एक जरिया मान रहे हैं। अच्छा। पहले की सोच थी कि मुक्त व्यापार से सबको फायदा होगा, एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अब सोच बदल रही है। अब देश मेरा फायदा पहले की नीति अपना रहे हैं, भले ही उससे किसी और को थोड़ा नुकसान हो। संरक्षणवाद बढ़ रहा है, देश अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। दुनिया का बाजार अब उतना खुला नहीं रहा। और इसी संदर्भ में उस लेख में भारत के बारे में एक बहुत ही चुभने वाली बात कही गई है। अंग्रेजी में कहा गया है, इंडिया इज साइमल्टेनियसली टू लार्ज टू इग्नोर एंड टू पुअर टू मैटर। यानी भारत इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना गरीब है कि वो कोई खास मायने नहीं रखता। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। कठोर है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेख का तर्क है कि हमने अपनी विशाल आबादी का फायदा उठाने का सुनहरा मौका गवा दिया। हम एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकते थे, लेकिन हम वो नहीं बन पाए। और अब इस नई, ज्यादा प्रतिस्पर्धी दुनिया में क्या हम सच में तैयार हैं? एक तरफ हम अरब दुनिया से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या देश के अंदर की आर्थिक और संस्थागत नींव इतनी मजबूत है कि वो इन महत्वाकांक्षाओं का वजन उठा सके? और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत एक बड़ी चिंता खड़ी करता है, क्योंकि जब हम उस नींव को देखते हैं तो राज्यों के वित्तीय हालत में कुछ दरारें साफ दिख रही हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें बताता है कि राज्य अब अपने रोजमर्रा के खर्चों जैसे सैलरी और पेंशन देने के लिए केंद्र से मिलने वाले टैक्स के हिस्से पर कम और बाजार से उठाए गए कर्ज पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। हाँ, इन कर्जों को राज्य विकास ऋण या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। जी, SDLs।
1 मिनट, आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। 2024-25 में तमिलनाडु की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35% 35% और महाराष्ट्र का 26% इन कर्जों से आया। मतलब तमिलनाडु की हर 3 रुपए की कमाई में से 1 रुपए से ज्यादा कर्ज से आ रहा है। ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड लगता है। ये बेहद खतरनाक है। एक दशक पहले इसे वित्तीय आपदा माना जाता, लेकिन अब ये नॉर्मल होता जा रहा है। और ये सिर्फ इन 2 राज्यों की कहानी नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। 15वें वित्त आयोग ने तो कहा था कि केंद्र के टैक्स कलेक्शन का 41% हिस्सा राज्यों को मिलेगा, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर 41% मिल रहा है तो राज्यों को कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? यहीं पर खेल है। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार एक बड़ा केक बेक करती है, जो देश के कुल टैक्स कलेक्शन से बनता है। वित्त आयोग कहता है कि इस केक का 41% हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन केंद्र क्या करता है? केक परोसने से पहले ही कुछ बढ़िया चेरी और क्रीम यानी सेजो सरचार्ज निकालकर अलग रख लेता है और कहता है कि ये तो केक का हिस्सा थे ही नहीं, ये तो खास मकसद के लिए टॉपिंग है। अच्छा, तो ये सेस और सरचार्ज उस 41% वाले हिस्से में गिने ही नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये पैसा विभाज्य पूल यानी डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता और केंद्र इसे अपने पास रखता है। और पिछले कुछ सालों में केंद्र ने सेस और सरचार्ज का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है। नतीजा ये होता है कि राज्यों को बांटने के लिए जो केक बचता है वो असल में उम्मीद से बहुत छोटा होता है। इसलिए कागज पर तो 41% दिखता है, लेकिन हकीकत में राज्यों को बहुत कम मिलता है। लेकिन क्या ये एक तरह से संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की भावना के खिलाफ नहीं है? अगर केंद्र इस तरह से पैसा अपने पास रख रहा है तो क्या राज्य इस पर आपत्ति नहीं जताते? क्या इस पर कोई राजनीतिक बहस नहीं होती? बहस तो खूब होती है। हर वित्त आयोग की बैठक में और संसद में भी राज्य ये मुद्दा उठाते हैं। लेकिन आखिरकार टैक्स लगाने और इकट्ठा करने के नियम केंद्र के हाथ में ज्यादा हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि राज्यों को कर्ज लेना पड़ता है। हाँ, उन्हें अपनी कल्याणकारी योजनाएं, पेंशन, स्वास्थ्य योजनाओं को चलाने के लिए बाजार से उधार लेना पड़ता है। और जब इतना सारा पैसा कर्ज चुकाने और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है, तो फिर सड़कें, स्कूल, अस्पताल यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? और ये बात सीधे तौर पर हमारी पहली बहस से जुड़ जाती है। अगर राज्य कर्ज में डूबे रहेंगे तो देश की राज्य क्षमता यानी स्टेट कैपेबिलिटी कैसे मजबूत होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। राज्य क्षमता का मतलब है सरकार की नीतियां बनाने और उन्हें जमीन पर लागू करने की काबिलियत। अगर राज्यों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे देंगे? वो नए उद्योग कैसे लगाएंगे? तो ये एक तरह का विशेष साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। राज्यों के पास पैसा नहीं तो विकास नहीं, और अगर देश अंदर से ही मजबूत नहीं होगा तो बाहर दुनिया में उसका असर कैसे दिखेगा? आप वैश्विक शक्ति बनने का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अपने घर की नींव कमजोर हो। चलिए, इस भारी भरकम वित्तीय बहस के बाद थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। इन बड़ी चुनौतियों के बीच हमारे पास एक ऐसी खबर भी है जो दिखाती है कि बदलाव हो सकता है, भले वो छोटा हो। ये दवा क्षेत्र से जुड़ा एक सुधार है। हाँ, ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। सरकार ने अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए कम मात्रा में दवाएं बनाने के लिए जो अनिवार्य टेस्ट लाइसेंस की परंपरा थी, उसे खत्म कर दिया है। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले अगर किसी वैज्ञानिक या कंपनी को किसी नई दवा पर रिसर्च के लिए छोटा सा बैच भी बनाना होता था तो उसे एक टेस्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था। अच्छा। ये लाइसेंस राज का एक क्लासिक उदाहरण था, जहां एक छोटी सी अनुमति के लिए महीनों लग जाते थे। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूमती रहती थीं और रिसर्च का कीमती समय बर्बाद होता था। और अब क्या बदला है? अब डेवलपर्स को केवल सुगम पोर्टल, जो कि एक तरह का सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी और वे अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई लंबी कागजी कार्रवाई नहीं है। वाह। अनुमान है कि इससे दवा के विकास की समय सीमा में कम से कम 3 महीने की कटौती होगी। ये बहुत बड़ी बात है। 3 महीने? ये तो किसी दवा के बाजार में आने और लोगों तक पहुंचने में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बिल्कुल। जब दवा लैब से मरीज के बिस्तर तक जल्दी पहुंचती है तो इससे न केवल पैसा बचता है बल्कि अनगिनत जानें भी बच सकती हैं। हाँ, कोविड-19 ने हमें सिखाया है। सही कहा। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में गति कितनी महत्वपूर्ण है।
ये कदम भारत को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी यानी एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इनोवेशन और R&D हब बनाने की दिशा में एक सही कदम है। लेकिन स्रोत में एक चेतावनी भी है, इसमें एक रिस्क भी तो है। कहीं प्रक्रिया को आसान बनाने के चक्कर में गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल से समझौता तो नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत जायज चिंता है। जब आप नियम आसान करते हैं तो आपको ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। सही बात है। सरकार को अब एक नया ज्यादा स्मार्ट सिस्टम बनाना होगा जो निगरानी रख सके बिना रिसर्च की रफ्तार को धीमा किए। शायद रैंडम चेकिंग हो या डेटा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। सुधार करना एक बात है और उन सुधारों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना दूसरी बात। और ये बात हमें फिर से उसी मूल प्रश्न पर वापस ले आती है, क्या हमारी संस्थाएं इन बदलावों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे लक्षित सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन ये इस बात को भी रेखांकित करता है कि सुधारों के साथ साथ मजबूत निगरानी और संस्थागत क्षमता की भी जरूरत होती है। तो कहानी ये है कि 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी कंपनियों पर काफी पाबंदियां लगा दी थी। हाँ, उन्हें सरकारी ठेकों में बोली लगाने से रोक दिया गया था। बिल्कुल। अब कुछ साल बाद वित्त मंत्रालय इन पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या चीनी कंपनियों को सीधे भारत में आकर निवेश करने की अनुमति देना, जिसे हम FDI कहते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है? देखिए, इस पर दो बहुत ही अलग विचार हैं और ये हमें मिले स्रोतों में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन और विशेषज्ञ संतोष पै के बीच की बातचीत से सामने आते हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। ठीक है, तो पहले श्याम सरन की बात करते हैं। उनका नजरिया थोड़ा सतर्क है। वो कह रहे हैं कि कोई भी दरवाजा खोलने से पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे घर के कौन से कमरे संवेदनशील हैं। बिल्कुल। उनका तर्क है कि भारत को पहले अपनी आर्थिक और औद्योगिक तरक्की के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप बनाना होगा। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम अगले 10-20 सालों में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। हाँ, एक बार ये साफ हो जाए कि हम तय कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से इतने जरूरी हैं कि उनमें किसी भी विदेशी दखलंदाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो वो कहते हैं। क्या? कि ये नियम सिर्फ चीन के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनका मानना है कि अगर कोई क्षेत्र संवेदनशील है, जैसे मान लीजिए हमारे नौसैनिक अड्डों के पास की कोई परियोजना या हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़, तो उसे सभी विदेशी निवेशों के लिए बंद कर देना चाहिए, चाहे वो अमेरिका से आए या चीन से। नीति देश विशेष नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष होनी चाहिए। वो कहते हैं कि शायद रोजमर्रा की चीजों जैसे खिलौने या फर्नीचर बनाने में उतना जोखिम ना हो। सही बात, लेकिन जहां डेटा और टेक्नोलॉजी की बात आती है वहां हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। ठीक है, ये तो हुई सावधानी बरतने की बात, लेकिन संतोष पै इसे बिल्कुल अलग ढंग से देख रहे हैं। वो इसे खतरे के बजाय एक मौके की तरह देख रहे हैं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो यही है। संतोष पै का कहना है कि चीन आज एक ऐसी स्थिति में है जिसका भारत फायदा उठा सकता है। देखिए, चीन के पास लगभग हर उद्योग में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता है। अच्छा। और साथ ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते उस पर अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर ले जाने का भारी दबाव है ताकि वो ऊंचे टैरिफ से बच सकें। एक मिनट, ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? हम चीनी निवेश का इस्तेमाल करके चीन पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करना। हाँ, सवाल बहुत अच्छा है और यही इस रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, आज हम चीन से क्या आयात करते हैं? तैयार माल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। संतोष पै का तर्क है कि अगर हम चीनी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करें तो उत्पादन यहीं होगा। अच्छा, तो इससे न सिर्फ भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा और रोजगार मिलेगा, बल्कि हम तैयार माल के लिए चीन पर निर्भर रहने के बजाय उन चीजों को खुद बनाने लगेंगे। ये एक तरह से चीन की ताकत का इस्तेमाल उसी पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए करना है। अच्छा, अब मैं समझी। मतलब हम उन्हें यहाँ उत्पादन करने के लिए बुला रहे हैं ताकि हमें उनसे खरीदना ना पड़े। स्रोत में एप्पल का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, जब एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू किया तो एक बड़ी समस्या सामने आई। आईफोन के सैकड़ों छोटे छोटे पुर्जे या कंपोनेंट्स वो सब चीन में बनते थे और भारत में उन्हें बनाने वाला कोई था ही नहीं। सही कहा। तो सरकार को उन चीनी सप्लायर्स को भारत में अपनी यूनिट लगाने के लिए विशेष रियायतें देनी पड़ी। मतलब एक तरह से रेड कारपेट बिछाना पड़ा।
श्याम सरन यही सवाल उठाते हैं कि क्या हम हर उद्योग के लिए इस तरह की विशेष रियायतें दे सकते हैं? क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं? बिल्कुल। और सप्लाई चेन का मुद्दा इससे भी ज्यादा पेचीदा है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि चीन बस खेल से बाहर हो रहा है। बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अमेरिका में बिकने वाला कोई फोन पहले चीन में बनता था। अब अमेरिका ने चीन पर टैक्स बढ़ा दिया। तो अब वो फोन वियतनाम या थाईलैंड में असेंबल होता है, लेकिन उस फोन की स्क्रीन, बैटरी, चिप, वो सब अभी भी चीन से ही आ रहा है। अरे वाह! आंकड़े भी यही दिखाते हैं। अमेरिका में चीनी स्मार्टफोन का आयात 2016 में 60% था, जो 2026 तक 22% रह जाने का अनुमान है। मतलब चीन सप्लाई चेन से बाहर नहीं हुआ, बस उसका पता बदल गया है। वो अब पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इससे आसियान देशों की चीन पर निर्भरता असल में और बढ़ गई है। तो ये कोई आसान फैसला नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि चीनी निवेश अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि क्या हमारे पास वो प्रशासनिक क्षमता है कि हम सेब में से कीड़े निकाल सकें, मतलब निवेश के फायदों को अपनाकर उसके सुरक्षा खतरों को दूर रख सकें। ठीक कहा, ये एक बहुत बड़ा नीतिगत दांवपेच है। तो एक तरफ हम देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए चीन जैसे जटिल साझेदार से जूझ रहे हैं, लेकिन देश की सेहत का एक और पहलू भी है, हमारे अपने लोगों का स्वास्थ्य। हाँ, और यहाँ के आंकड़े भी कुछ कम उलझे हुए नहीं है। यहाँ भी बड़े वादों और हकीकत में एक जमीन आसमान का फर्क दिखता है। हाँ, 2017 में सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी। उसमें एक बहुत बड़ा वादा किया गया था। क्या वादा था? वादा ये था कि 2025 तक सरकार स्वास्थ्य पर होने वाले अपने खर्च को जीडीपी के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं पर दोगुने से भी ज्यादा खर्च। लेकिन अब हम 2025 के लगभग अंत में हैं और ये लक्ष्य तो मीलों दूर नजर आता है। दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा। कुछ आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। 2021 में हमारे पड़ोसियों ने हमसे कहीं ज्यादा खर्च किया। भूटान ने प्रति व्यक्ति हमसे 2.5 गुना, श्रीलंका ने 3 गुना। और अगर हम ब्रिक्स देशों से तुलना करें, मतलब ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तो उन्होंने तो हमसे 14-15 गुना ज्यादा खर्च किया। ये अंतर बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है और ये गंभीर सवाल खड़ा करता है, खासकर जब हम इस खर्च को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट कर देखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य काफी हद तक राज्यों की जिम्मेदारी है। और यहीं पर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि राज्य तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाया है। 2017-18 में राज्य अपनी जीडीपी का 0.67% स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, जो 2025-26 तक 1.1% तक पहुंच गया है। लेकिन केंद्र सरकार का क्या? इसे ऐसे समझिए, राज्य अपनी तरफ से खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार, जिसने महामारी के दौरान अपना बजट थोड़ा बढ़ाया था, अब वापस पीछे हट रही है। हाँ, केंद्र का स्वास्थ्य खर्च, जो 2020-21 में जीडीपी का 0.37% था, वो 2025-26 में घटकर 0.29% रह गया है। तो जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, वो असल में पीछे जा रहा है। और इसमें एक और पेच है। क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 2018-19 में लगाया गया 4% का टैक्स था। हाँ, और इसका मकसद था कि इस पैसे का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा पर मौजूदा बजट के ऊपर अतिरिक्त खर्च के लिए किया जाएगा। अतिरिक्त शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था, है ना? बिल्कुल, आप इसे एक तरह का बही खाते का खेल कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस सेस से जमा हुए हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा बजट की जगह भरने के लिए किया जा रहा है। मतलब सेस का पैसा अतिरिक्त मदद के बजाय बजट के एक हिस्से को ही बदल रहा है। ये तो एक तरह से सिस्टम के साथ धोखा हुआ। सही कहा। अगर हम इस सेस से आए पैसे को हटा दें, तो केंद्र के स्वास्थ्य बजट में 2020-21 और 2023-24 के बीच महंगाई को एडजस्ट करने के बाद असल में 22.5% की गिरावट आई है। क्या 22.5% की गिरावट? इसका मतलब है कि असल में लोगों के स्वास्थ्य पर पहले से भी कम पैसा खर्च हो रहा है, बावजूद इसके कि हम एक अतिरिक्त स्वास्थ्य टैक्स दे रहे हैं। हाँ, भाई, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता होगा? इसका सीधा असर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं पर पड़ता है। ये वही योजना है जो गांवों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। तो इसके बजट में भी गिरावट आई है? हाँ, असल में गिरावट आई है। और एक और चिंताजनक बात यह है कि केंद्र जो पैसा राज्यों को इन योजनाओं के लिए भेजता है, उसका हिस्सा भी लगातार कम हो रहा है।
2014-15 में केंद्रीय योजनाओं का लगभग 76% हिस्सा देता था, जो अब घटकर सिर्फ 43% रह गया है। तो इसका मतलब है कि राज्यों पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का 2.5% का लक्ष्य तो एक सपना ही लगता है। हकीकत ये है कि केंद्र का योगदान कम हो रहा है और राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। ये नीति और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। और ये गैप सिर्फ अर्थशास्त्र या स्वास्थ्य में ही नहीं, तकनीक की दुनिया में भी एक नया गैप तेजी से खुल रहा है। कानून और नई AI टेक्नोलॉजी के बीच का गैप। हाँ, हमारा अगला विषय इसी से जुड़ा है, जो तकनीक, मनोरंजन और कानून को एक साथ ले आता है। मामला अभिनेता सलमान खान का है। एक चीन आधारित AI वॉइस जनरेशन कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दी है किस लिए? कि सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने वाले एक अंतरिम आदेश को हटा दिया जाए। यहाँ पर्सनालिटी राइट्स या व्यक्तित्व अधिकार को समझना जरूरी है। ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, बल्कि अदालतों ने इसे समय के साथ विकसित किया है। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पहचान, आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपका नाम, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कोई भी उसका इस्तेमाल खासकर पैसा कमाने के लिए आपकी इजाजत के बिना नहीं कर सकता। और इसकी जड़ें हमारे संविधान में है ना? हाँ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक मौलिक हिस्सा है। अदालतें मानती हैं कि आपकी पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल आपकी निजता और आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन AI के आने से ये सब कुछ बहुत ज्यादा जटिल हो गया है। पहले किसी की आवाज की नकल करने के लिए एक मिमिक्री आर्टिस्ट की जरूरत होती थी। और अब कोई भी AI टूल का इस्तेमाल करके किसी की भी आवाज में कुछ भी बुलवा सकता है। और ये तो डरावना है। मतलब कल कोई मेरी आवाज का इस्तेमाल करके मेरे दोस्तों या परिवार को फोन कर सकता है और वे मान लेंगे कि मैं ही बोल रहा हूँ। एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? धोखाधड़ी, गलत सूचना, मानहानि, संभावनाएं अनंत है। बिल्कुल। और भारत का कानूनी ढांचा अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे पास डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है, जो कागज पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। हाँ, इस वजह से AI के क्षेत्र में कानून में एक खाली जगह, एक बड़ा गैप बन गया है। और कंपनियां इसी गैप का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। नंदन नीलेकणी ने हाल ही में कहा था कि वॉइस आधारित AI भारत में डिजिटल बराबरी लाने के लिए एक UPI मोमेंट हो सकता है, जहां अनपढ़ लोग भी बोलकर डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इसके दुरुपयोग की संभावना भी उतनी ही बड़ी है। ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी के अधिकारों का नहीं है। ये दिखाता है कि हमारा मौजूदा सिस्टम इस नई चुनौती के लिए कितना नाकाफी है। हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि मौजूदा IT नियम 2021 में शिकायत दर्ज करने का जो तंत्र है, वो इतना अप्रभावी है कि लोगों को सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। और ये सिस्टम की एक बड़ी विफलता है ना? बहुत बड़ी।